दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12th के वाइवा में पूछे जाने वाले टॉप 20 क्वेश्चन। दोस्तों प्रैक्टिकल चल रहे हैं यूपी बोर्ड में, इसके अलावा भी बाकी बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ठीक है, किसी भी स्टेट बोर्ड्स में जब प्रैक्टिकल होंगे तो बायोलॉजी के क्लास 12th के प्रैक्टिकल में ये 20 प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं जो कि एग्जामिनर सर आपसे प्रैक्टिकल के बारे में पूछते हैं। तो वाइवा के क्वेश्चन अगर आप बता देते हो बच्चों तो आपको 30 में 30 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, और अगर आपका वाइवा थोड़ा खराब जाता है तो वहां पर आपको कुछ नंबरों का नुकसान हो सकता है। तो बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चों, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप ये वीडियो कौन से शहर या कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। दोस्तों बहुत ही ज्यादा जो क्वेश्चन आम है जो कि बायोलॉजी के वाइवा में पूछा जाता है वो पूछ देता है कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि बायोलॉजी क्या होता है, कि जीवों के अध्ययन को ही हम बायोलॉजी कहते हैं। क्योंकि बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो सबसे बेसिक क्वेश्चन यही होता है कि बायोलॉजी क्या है, तो वो आपको बताना है कि जीवों के अध्ययन, जंतुओं और पौधों के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। दूसरा प्रश्न जो कि सबसे अधिक पूछा जाता है कि डीएनए क्या होता है, तो आपको सिंपल सा आंसर देना है बच्चों कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है जिसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रैक्टिकल में, सबसे अधिक और सबसे आसान पूछा जाने वाला प्रश्न है बच्चों के डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, आरएनए में यूरेसिल क्षार पाई जाती है, बल्कि और डीएनए में बाकी जो 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं उसमें आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होती है। बाकी आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक ही उसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, राइबोन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, पॉलीराइबोटाइड, और जो डीएनए होता है उसमें इस तरह की 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में मिलकर एक सीढ़ी नुमा संरचना बनाकर वाटसन और क्रिक मॉडल के अनुसार संरचना बनाती है। तो ये आपको अंतर जरूर पता होगा, ये आपको अपने एग्जामिनर सर को बताना है। अगर वो पूछे कि द्विनाम पद्धति किसने दी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में बहुत सारे जीव जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ाया जाता है, उनकी स्पॉटिंग सिखाई जाती है कि किस तरह से कौन से वर्ग, कौन से कोई जीव कौन से फाइलम का है, कौन से ऑर्डर का है, कौन से जीनस का है, कौन से स्पीशीज का, ये सारी चीजें द्विनाम पद्धति में पढ़ी जाती हैं और हमें अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखा भी होता है। तो हम जानते हैं कि कैरोलस लीनियस जो थे, कैरोलस लीनियस, उन्होंने द्विनाम पद्धति का निर्माण किया था। कैरोलस लीनियस आपको उत्तर देना है बच्चों, कैरोलस लीनियस ने ये नामकरण पद्धति दी थी। अगला है कि मेंडल के कितने नियम है, तो मेंडल के मीठी मटर पर प्रयोग के आधार पर 3 नियम है। प्रभाविता का नियम जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहेंगे, इसके बाद पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहेंगे, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो तीनों नियम आपको आने चाहिए, उनके नाम तो एटलीस्ट आपको बताना ही बताना है अगर वो मेंडल के बारे में पूछें। नेक्स्ट है कि मेंडल के नियमों के नाम बताइए, तो हमने अभी आपको बताया कि प्रभाविता का नियम जो कि होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा होता है पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी बच्चों कहते हैं। अगला प्रश्न ये होता है, पूछ सकते हैं आपसे कि आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो कोशिकाओं का जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हमारे लक्षण होते हैं, चाहे जीनोटाइप चाहे फिनोटाइप, उनका स्थानांतरण करता है। कोशिका की खोज किसने की थी, बिल्कुल बेसिक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो हम जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अब आपको बताना है कौन से सन में ये खोज की गई थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कौन से सन में की थी, कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, अभी लिखो ताकि और भी बच्चों को पता चले रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस सन में की थी। अगला प्रश्न जो कि सबसे अधिक पूछा जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल की बात है तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि बच्चों, या फिर जब आपसे वाइवा लेंगे सर तो आपने लैब में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए, तो फाइल में जो जो एक्सपेरिमेंट लिखे हों, जो जो सर ने आपके कराए हों, उनके नाम तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये किया है, इस बारे में किया है, हमने स्पॉटिंग की है, ये प्रैक्टिकल फाइल में ये टॉपिक बनाए हैं, ये प्रैक्टिकल किया है। तो अच्छे से समझ के जाना कि आपने प्रैक्टिकल क्या किया है।
अगला है कि आपको लैब के सभी उपकरणों के नाम पता होना चाहिए कि भाई माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप में कितने लेंस होते हैं, माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, इसके अलावा अलग अलग केमिकल्स, अलग अलग रिएजेंट, स्पेसिमेन जो भी दिखाए जाते हैं बायोलॉजी की लैब में, वो आपको अच्छे से आना चाहिए बच्चों। तो वो कोई भी ऑपरेटर्स, कोई भी उपकरण का नाम आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है एडीपी और एटीपी और एडीपी का पूरा नाम बताइए। एटीपी और एडीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो हम जानते हैं कि एटीपी का पूरा नाम होता है बच्चों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपको लिखना है, बताना है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडीपी का नाम क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एटीपी क्या होता है? ऊर्जा का सिक्का होता है जो विभिन्न जैविक क्रियाओं में इसकी ऊर्जा का इस्तेमाल हम जीव जंतु करते हैं। पुष्प के कितने चक्र होते हैं? पुष्प वाला प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। फ्लोरल जो हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं सिलेबस में, उसमें जो पुष्प के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले बाह्य दल, फिर दल, फिर होते हैं पुमंग, फिर होते हैं जायांग। सबसे पहले होता है बाहर की ओर कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स हो गया, फिर हो गया कोरोला हो गया, फिर होता है एंड्रोशियम जिनको पुमंग कहते हैं, फिर बीचों बीच में गाइनीशियम होता है जिसको जायांग कहा जाता है। तो 4 चक्र होते हैं जिनको क्रमशः कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनीशियम कहते हैं। बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग। अगला प्रश्न है कि सभी चैप्टर के यूनिट्स के नाम याद करके जाना। सबसे पहले वो आपसे पूछ देते बताओ तुम्हारे सिलेबस में कितने चैप्टर हैं। तो एग्जामिनर सर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं और वो बिल्कुल बेसिक चीजें पूछते हैं। वो देखते हैं क्योंकि वो उन्होंने आपको पढ़ाया नहीं है, वो देखते हैं कि बच्चे ने ध्यान से पढ़ा भी है, उसको बेसिक चीजों का आइडिया है, तभी वो 30 में 30 आपको नंबर देंगे। वो ऐसे 30 में 30 नंबर आपको लुटाने नहीं आए हैं। ये बात आपको समझ के चलना है कि सभी चैप्टर के नाम भी, मेरे में ये यूनिट है, रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट है, कौन कौन सी यूनिट है, सब यूनिट के नाम आपको पता होना चाहिए। बेसिक चीजें ज्यादा पूछी जाती है वाइवा में। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट डीएनए नहीं पाया जाता, ठीक है, सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, उसमें जो डीएनए होता है वो अलग प्रकार का होता है, ठीक। न्यूक्लियोइड कहते हैं इनके न्यूक्लियस को। इसमें सुस्पष्ट सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस जैसे कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है? जैसे बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से पूछते हैं टीचर आपके, बेटा आपको आगे चलकर क्या बनना है, तो आपको अच्छा सा अपना गोल पता होना चाहिए। वाइवा में सर आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि बच्चा पढ़ने में सीरियस है तो वो आगे भविष्य में क्या करना चाहता है। अच्छी सी कोई चीज आपको बता देनी है अपने टारगेट के अनुसार। चार्ट मॉडल से जो भी आप टॉपिक बनाए, चार्ट मॉडल बनाया जाता है, तो चार्ट मॉडल पर जो भी आप टॉपिक बनाएंगे उसके बारे में अच्छे से बच्चों पढ़कर जाना। ऐसा मत करना कि चार्ट मॉडल वाला सारी प्रैक्टिकल फाइल आपने सही से कर ली और चार्ट मॉडल में जो टॉपिक बनाया उसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं। सर ने कहा चार्ट मॉडल दिखाओ तो आप कुछ उसके बारे में बता नहीं पाए, तो वो समझे कि भैया ये कुछ जानता नहीं है बच्चा, बस इसने छापा हुआ है सब कुछ। तो चार्ट मॉडल पर जो भी टॉपिक बनाओ बच्चों उसके बारे में अच्छे से सारे प्रश्न कवर करके जाना, वहां से कुछ भी पूछा जा सकता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस होता है, बता देना, सिंपल बात है। अगला है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा जीवों में क्या अंतर है? तो कॉर्डेटा में कशेरुकदंड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, नॉन कॉर्डेटा में स्पाइनल कॉर्ड नहीं पाई जाती। सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन वाइवा में, बायोलॉजी के क्लास 12 के वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद करके जाना है, ये तैयार करके जाना है। अगला है कि ब्लड ग्रुप्स या जिन्हें रुधिर वर्ग कहते हैं कौन कौन से होते हैं, नाम बताइए। तो ब्लड ग्रुप्स 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है ए, फिर होता है ए बी, ठीक है, ए होता है, फिर बी होता है, फिर ए बी होता है और ओ होता है। ये 4 रुधिर वर्ग होते हैं जिनकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रुधिर वर्गों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अब
आपको ये बताना है कि सर्वदाता, अगर पूछ दें कि सर्वदाता बताओ सर्वदाता कौन सा है, तो ओ सर्वदाता ग्रुप है, यानी कि इस ब्लड ग्रुप के लोग किसी को भी रक्तदान कर सकते हैं। सर्वग्राही ए बी होता है, यानी कि ए बी वाले किसी का भी रक्त उनको दिया जा सकता है। ठीक है, तो सर्वदाता और सर्वग्राही भी होगा। तो 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी और ए। कौन कौन से होते हैं बच्चों? ए बी और ओ, ये 4 ग्रुप्स होते हैं, ध्यान रखना। अब 20वां प्रश्न जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछेंगे कि जहां से आपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइवा के बारे में पढ़े हैं, एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया, तो आपको बता देना जी हाँ हमने कर लिया है। सो ये 20 के 20 प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी का प्रैक्टिकल वाइवा देखे आओ अच्छे से, मस्त आपका प्रैक्टिकल जाएगा। 30 में से 30 अंक आपको मिले। इसी के साथ आपको बेस्ट विशेष, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। केमिस्ट्री के वाइवा क्वेश्चन भी मैंने डाले हुए हैं, फिजिक्स के भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। पूरी प्लेलिस्ट है वाइवा के प्रश्न, चैनल पर जाकर चेक कर लेना, देख लेना। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप ये पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। प्रैक्टिकल्स, वाइवा और बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।